नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। कल हम पढ़ रहे थे वंशानुक्रम और भिन्नता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हम कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे, जैसे कि कुछ शब्दावलियाँ, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, अर्थात हिंदी में कहें तो जिसे हम कह सकते हैं प्रभावी कारक क्या होते हैं, अप्रभावी कारक क्या होते हैं। मेंडल के तीनों नियम हम पढ़ चुके थे, साथ ही जीन की परिभाषा हमने पढ़ी थी, और इसके अलावा डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये भी हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा एलील की परिभाषा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की परिभाषा यानी समयुग्मजी और विषम युग्मजी की परिभाषा भी हमने पढ़ ली थी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप पुरानी वीडियो फिर से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता के बारे में कि यह क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सहप्रभाविता मतलब कोडोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये क्या होता है? जैसे कि इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है, अपूर्ण मतलब जो पूर्ण नहीं है, जो पूरा नहीं है, जो इनकम्प्लीट है। अर्थात जब हम एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाते हैं, मतलब दो पेरेंट्स को आपस में जब क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, तो सामान्यतः मेंडल का पहला नियम कहता है, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, कि जो F1 जनरेशन होगी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन होगी, उसमें जो पौधा होगा या जो संतति होगी वह अपने किसी एक पेरेंट के जैसी होगी, किसी एक जनक जैसी होगी, या पिता जैसी होगी या माता जैसी होगी, किसी एक संतति का गुण वह शो करेगी। लेकिन क्या होता है, जब कभी भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है या अपूर्ण प्रभाविता होता है, तो दोनों ही जनक अपना गुण यहाँ नहीं दर्शाती हैं, मतलब अपनी संतति में, अपनी चाइल्ड में नहीं दर्शाती हैं। इसे ही हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अगर हम इसको देखें परिभाषा को, तो हम देखेंगे जब संतति मतलब ऑफस्प्रिंग यानी F1 जनरेशन में जो आया वो दोनों जनकों में से, दोनों जनक कौन से हो गए, जैसे कि लाल फ्लावर हो गया और वाइट फ्लावर हो गया, तो दोनों जनकों में से किसी के भी समान नहीं हो। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब हम लाल फूल को वाइट वाले फूल के साथ में क्रॉसिंग करवाते हैं, तो हमें गुलाबी रंग का फूल मिलता है। इसका मतलब जो गुलाबी फूल है F1 जनरेशन में जो हमें मिला, वह ना तो लाल पुष्प के समान है और ना ही सफ़ेद पुष्प के समान है, मतलब दोनों जनक से ही भिन्न है, और यह कैसे कलर का है? पिंक कलर का है। तो जब संतति दोनों जनकों में से किसी के भी समान नहीं होती तथा एक नई तीसरी लक्षण वह उत्पन्न करती है, ऐसे प्रभाव को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हुई। इसका उदाहरण है स्वान पुष्प या स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम, ये इसके उदाहरण हो गए, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मिराबिलिस जलापा कहते हैं। यह जो पौधा होता है, इस पौधे में जो पौधे के फूल हैं वह इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता का नियम दर्शाते हैं। यह मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता के नियम के अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है। प्रभाविता का नियम कहता है कि F1 जनरेशन में किसी एक ही जनक के जो लक्षण है वो शो होंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही जनक के लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए इसे हम अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो लाल फूल है उसको साथ साथ जब हम सफ़ेद फूल की क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं या संकरण करवाते हैं, तो F1 जनरेशन में हमें पिंक फूल या गुलाबी फूल प्राप्त होता है। इसी गुलाबी फूल को जब हम दोबारा से क्रॉस करवाएंगे तो हमें एक तो लाल फूल मिलेगा, दो पिंक मिलेंगे और एक सफ़ेद मिलेगा। इस तरह से हमारा फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा और जीनोटाइप का रेशियो भी 1:2:1 होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब सह प्रभाविता। सह मतलब साथ में, अर्थात जब कोई भी दो लक्षण एक दूसरे के साथ में अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं, तब दोनों ही लक्षण एक साथ अपने आप को दर्शाते हैं, उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। जब संतति दोनों जनकों से मिलती जुलती होती है, मतलब जो संतान है वो अपने
दोनों ही जनक से कैसी है, मिलती जुलती है, उन्हीं के समान है, तब उसे हम क्या कहेंगे, सहप्रभाविता कहेंगे। उदाहरण है मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशानुगति, अर्थात हमारे अंदर मनुष्यों में जो ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, वह सहप्रभाविता के नियम को दर्शाता है। ये कैसे दर्शा रहा है ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो इसे हम देखते हैं, जैसे कि मनुष्य का ब्लड ग्रुप क्या होता है, या तो ए होगा, बी होगा, ओ होगा या ए बी होगा। तो जो मनुष्य का ब्लड ग्रुप है वो एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, उस जीन को हम आई जीन कहते हैं। तो कौन सा जीन है जो मनुष्य के ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम आई जीन कहेंगे। यहाँ देखते हैं, जैसे मनुष्य में ए बी ओ प्रकार का रुधिर तंत्र पाया जाता है, ए बी ओ और ए बी भी यहाँ पर साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें विशेष प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, मतलब एंटीजन पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की झिल्ली के बाहरी सतह पर, मतलब जो लाल रुधिर कणिकाएं मान के चलो ये है ओवल शेप्ड की होती हैं, आपको पता होगा। तो इसके ऊपर क्या पाई जाती हैं, कुछ शर्करा पाई जाती है या शुगर पाई जाती है, बहुत प्रकार की शुगर या शर्करा पाई जाती हैं। और यही क्या करती है, एक प्रतिजन की तरह या एंटीजन की तरह कार्य करती है। और यह किसके द्वारा नियंत्रण होती है, यह आई जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। तो अगर किसी आई जीन पर ए प्रकार का एंटीजन है या प्रतिजन है तो उसे हम आई ए कहेंगे। अगर उसके ऊपर बी पाया जाता तो आई बी कहेंगे। उसके ऊपर अगर कोई भी शुगर नहीं पाई जा रही है तो उसे हम स्मॉल आई कह देंगे। और जिस पर दोनों ही पाई जाएंगी उसे हम आई ए आई बी कह देंगे। तो इस तरह से 3 प्रकार की हमें मिल जाएंगे जीन, आई ए, आई बी और एक स्मॉल आई, ठीक है। चलो अब इसे आगे देख लेते हैं हम। जैसे कि जो हमें एंटीजन मिलेंगे किस किस प्रकार के मिलेंगे, जो एलील होंगे। तो एलील कितने प्रकार के हो गए, ये हमारा आई जीन हो गया। और हम जानते हैं कि किसी भी जीन के सामान्यतः 2 एलील होते हैं, ठीक है। सामान्यतः कितने होते हैं, 2 एलील होते हैं। लेकिन जो मानव का ब्लड ग्रुप है, यानी मानव का जो रक्त है, वह मल्टी एलिलिज्म को शो करता है। मल्टी एलिलिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं बहु अलील। क्या कहते हैं इसको हम, बहु अलील कहते हैं। बहु अलील दर्शाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बहु अलील का उदाहरण बताइए, तो जो मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वह, या मनुष्य का जो रक्त समूह है, वह किसका उदाहरण है, बहु अलील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, बहु अलील। अच्छा, इसे बहु अलील क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो जीन है उसमें 2 से ज़्यादा अलील पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से अलील पाए जाते हैं, मैंने अभी बताया था, एक आई ए, एक आई बी और तीसरा है स्मॉल आई। तो ये 3 प्रकार के अलील पाए जाते हैं मानव के रक्त में। और यह किससे कंट्रोल होता है, आई जीन से कंट्रोल होता है। और जीन के ही छोटे से भाग को, जीन के ही एक भाग को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये क्या हो गए, ये एलील हो गए। तो ये 3 प्रकार के एलील मनुष्य में पाए जाते हैं। और यही एलील मनुष्य के ब्लड ग्रुप का या रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। अब अपन देखते हैं ये निर्धारण कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस टेबल को एक बार देखते हैं हम। यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले देखो लिखा है जीनोटाइप अगर IA होगा या IA होगा तो रक्त समूह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो IA है वह भी प्रभावी कारक है और I क्या है, अप्रभावी कारक है। तो जब IA होगा तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा, और अगर IA होगा तो भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। वैसे ही IB हो या फिर IB स्मॉल आई हो तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। और अगर IAIB है, अगर ये वाला है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ अगर इस कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ए ने भी अपनी अभिव्यक्ति की और IB जीन ने भी अपनी अभिव्यक्ति की। तो दोनों ही जनक अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, दोनों ही जनक अपने आप को दर्शा रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, सहप्रभाविता कहेंगे, ठीक है। इसे ही हम क्या कहेंगे, सहप्रभाविता कहेंगे, या फिर इसे ही हम कोडोमिनेंस कहेंगे। परिभाषा देखो यहाँ और लिखी है, AB रक्त समूह वाले व्यक्ति में
IAI-B एलील दोनों ही की अभिव्यक्ति होती है, अंततः यह घटना सहप्रभाविता कहलाती है। और हमने अभी परिभाषा में क्या देखा था कि जब किसी संकरण में जब किसी संकरण में दोनों जनक के, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो, दोनों ही जनक के गुण जब दर्शाए जाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं IA की भी अभिव्यक्ति हो रही है और IB की भी अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, सहप्रभाविता कहेंगे। ठीक है। अब फोर्थ वाला और देख लेते हैं जिससे है स्मॉल आई। तो आपको पता है स्मॉल आई क्या है, ये जो है वह O ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और यह एक कैसा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। आई क्या है, ये अप्रभावी लक्षण है। जैसा कि आप सब जानते हैं हम प्रभावी लक्षण को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और अप्रभावी लक्षण को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से स्मॉल आई अगर साथ में आएंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा O ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो यही यहाँ दिया हुआ है। देखो अगर पहले जनक का एलील A है, दूसरे का भी A है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर पहले का A है दूसरे का B है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अगर पहले का A है दूसरे का स्मॉल आई है तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस टेबल में देखें तो ब्लड ग्रुप का आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A कब होगा, B कब होगा, AB कब होगा और O कब होगा। तो आप अच्छे से पता कर सकते हैं, ये आपके पेपर में आता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि अगर संतति का ब्लड ग्रुप A है तो जनक का क्या होगा, और अगर जनक का B और A है तो फिर संतति का क्या होगा। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें। तो आज के लिए इतना ही। चलिए एक बार हम देख लेते हैं बुक के में कि हमने बुक में से कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमें नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ये आपका चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, हम इसमें पढ़ रहे थे। ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक वो देख लेते हैं एक बार। इसमें हमने पढ़ लिया है कि आनुवंशिकी क्या होता है। ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया है इसमें हमने, में पढ़ लिया कि आनुवंशिकी क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने देख ली। इसके अलावा हमने इसमें मेंडल के वंशागति के नियम देख लिए हैं, मेंडल की वंशागति के नियम। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले G.J. मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने 7 साल तक मटर के पौधे पर कार्य किया था और 7 गुणों को लिया था, और इसमें इन्होंने इसके 7 गुण लिए थे जिस पर उन्होंने अपने सारे प्रयोग किए और 3 मुख्य सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए जिन्हें हम मेंडल के वंशागति के नियम कहते हैं। ये पूरे के पूरे 7 नियम हमने पढ़े जिन्हें हम विपर्यास विशेषांक कहते हैं। विपर्यास विशेषांक क्यों कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है ना। एक कैसा है, प्रभावी है, और एक कैसा है, अप्रभावी है। तो ये पूरे 7 लक्षण थे जिनके ऊपर मेंडल ने 7 साल तक कार्य किया। इसके बाद हमने देखा जीन की परिभाषा क्या होती है, इसे ही मेंडल ने कारक या फैक्टर कहा था। और इसके बाद हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो इसमें और क्या चीज़ें रह गई थी। हाँ, इसके बाद हमने देखा था वंशागति के नियम। प्रथम नियम जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, और दूसरा नियम जिसे हम विसंयोजन का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी विसंयोजन का नियम, और प्रभाविता के नियम को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं इसको हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों हमने देखा था। और तीसरा लॉ हमने कौन सा देखा था, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसके बाद आज के ही वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ा। अपूर्ण प्रभाविता जिसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, जिसका हमने एक एग्जाम्पल क्या देखा था, एक एग्जाम्पल था मिराबिलिस। ठीक है, मिराबिलिस जलापा, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्नैपड्रैगन कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा हमने सहप्रभाविता को देखा था जिसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं, और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, मानव का ब्लड ग्रुप या मानव का रक्त समूह। ठीक है, ये हमने देख ली थी पूरी टेबल। और इसके बाद 2 जीनों की वंशागति मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस भी हमने देखा था, और इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा था जिसे हम हिंदी में स्वतंत्र अभियोजन का नियम कहते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है इसके बाद कल वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत।
वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे एक पेरेंट से यानी जनक से बच्चे के अंदर या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो क्रोमोसोम हैं उनका स्थानांतरण होता है और इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं और इसी डीएनए के छोटे से खंड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, इसी छोटे से खंड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जीन क्या है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है और यही जीन जो है वही किसी भी लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, जैसे मानव में 23 जोड़े पाए जाते हैं क्रोमोसोम के, तो ये क्रोमोसोम जो हैं वो कैसे वंशागति को प्रभावित करते हैं, एक जनक से संतति में ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर जीन बराबर मात्रा में जनक से संतति तक पहुँचे। कभी कभी 2 गुण एक साथ भी पहुँच जाते हैं और कभी कभी कम गुण भी पहुँचते हैं। तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ये भी हम इसमें जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो मेंडल ने 7 साल कार्य किया था, 1865 में इन्होंने अपना कार्य किया था, लेकिन 1900 तक लगभग 35 सालों तक इनका कार्य किसी को भी पता नहीं था। इसके क्या कारण थे कि इनके कार्यों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था या लोग इनको जान नहीं पाए थे। इसके भी 2-3 कारण हम समझेंगे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।